जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो 3-4 दिन पहले गया हुआ था और मैंने कहा था कि आपको नागरिकता का अगला कड़ी हम जल्दी ही प्रस्तुत करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। वो यह देर इसलिए है क्योंकि हम लोग एक बड़ी त्योहारों से गुजरे हैं। बड़ा त्योहार हम लोग के लिए 2-3 दिन का व्यस्तता का समय रहा है और वो त्यौहार दीपावली का त्यौहार था। मैं मानता हूँ कि आपको दीपावली में हम नहीं मिल पाए, लेकिन आज जरूर हम आपसे दीपावली की हार्दिक शुभकामना बोलते हैं। जीएस पॉइंट परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामना देते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारा कड़ी अब शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कड़ी लगातार चलता रहेगा। कुछ त्योहारों को छोड़ दिया जाए तो ये कड़ी आपके बीच में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों हमने लास्ट टाइम पे पढ़ाया था ओसीआई को मैंने समझाकर और बाकी की चीजों को आगे की वीडियो में देने का एक वादा किया था, जो आज हम आपके वादे को पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ओसीआई है और ओसीआई के बारे में मैंने बताया था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसे हम सीमा पारी नागरिकता के रूप में देख पा रहे थे उस दिन, और उसे दोहरी नागरिकता के रूप में आज चर्चित माना जाता है। दोहरी नागरिकता के रूप में एक श्लोक भाषा में कहा जाता है कि यह भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए भारत में दोहरी नागरिकता होगी और उन्हें यह नागरिकता सन 2002 के बाद प्रदान की गई। उनका योगदान भारत में ज्यादा से ज्यादा हो सके, वह भी अपनी भूमिका को बड़ा कर सकें, विस्तृत कर सकें, इसलिए भारत में उन्हें बहुत कुछ करने का अधिकार दिया गया था। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में रहते हुए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप पिछला वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। बाकी आगे को लेकर मैं चल रहा हूं तो यह आपके सामने एनआरसी एक ऐसा शब्द है जिसका फुल फॉर्म तो पहले देख लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है। अर्थात दोस्तों मैं बता दूं कि यह एक भारत के लिए नागरिकों का एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें भारतीय नागरिकों की पहचान की जा सकती है। दोस्तों यह भारत सरकार द्वारा लाई जा रही एक ऐसी संविधान की व्यवस्था होगी जो अभी सिर्फ और सिर्फ असम राज्य में लागू हो सकी है। दोस्तों वो भी पूरी तरह से असम राज्य में इसका इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सका है, लेकिन भारत में सबसे पहले अगर कहीं लागू हुआ तो वो असम राज्य में लागू हुआ। फिलहाल ये ठंडे बस्ते में है, लेकिन इस पर जो कोर कमेटी है लगातार काम कर रही है। इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सके, इसका जो अनुपालन है कैसे हो सके, जिससे पूरे भारत में सही ढंग से भारतीय नागरिकों की पहचान हो सके। दोस्तों बता दूं कि एनआरसी का मतलब क्यों रखा गया, इसमें 2 बातों का बड़ा ध्यान रखा गया है। पहला कि भारत के नागरिक कौन होंगे, इससे हमको पहचान करनी है, भारतीय लोगों की पहचान करनी है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो इनलीगल तौर पे घुसपैठिए आकर भारत में रहते हैं, कहीं ना कहीं बसते हैं, उनकी भी पहचान करके उनको देश से बाहर निकालना है, या उनको भारत में अप्रवासित, भारत में उन्हें इनलीगल तौर पर रहने की इजाजत आंशिक रूप से दी जा सकती है, नियत समय के अनुसार ही दी जा सकती है। इस विधि को लाने के लिए एनआरसी को लाया गया था। तो ध्यान रखेंगे कि एनआरसी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों की पहचान करने के लिए है, भारतीय नागरिकों की पहचान करने के लिए है, और भारत में इनलीगल तरीके से रहने वाले जो विदेशी घुसपैठी हैं जो भारत में रहते हैं, उनकी भी पहचान करके उनको चिन्हित करनी है। दोस्तों यह एक विवाद है, एक विषय है जिसकी वजह से लगातार बहस चलता रहा है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में कि कुछ लोग एनआरसी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आते हैं, कुछ लोग एनआरसी के विरोध में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन हमारा जीएस पॉइंट परिवार निश्चित तौर पे भारत के लिए इस एक्ट को, इस नागरिक संशोधन विधेयक को निश्चित तौर पर सही मानता है, क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों की पहचान होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो इनलीगल तौर पे भारत में रहते हैं, किसी भी कृत्य को करने के दौरान वह हमारे कानूनों के दायरे में नहीं होंगे और हम उनकी पहचान सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत जैसे देशों में, भारत जैसे बड़े देश में एनआरसी का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा एक प्रस्ताव था जिसे हम CAA कहते हैं।
दोस्तों यह CAA जिसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऑफ एक्ट, मतलब यह नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह नागरिकता संशोधन, नागरिकता 1955 में संशोधन करके 2019 में एक नया संशोधन नागरिकता को लेकर लाया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म CAA के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि यह CAA जब आया तब भी विवाद ज्यादा हुआ। विवाद ये हुआ दोस्तों, पहले तो समझिए क्यों लाया गया। दोस्तों ये लाया गया स्पेशली तौर पर 3 देश, ध्यान रखेंगे और याद करेंगे, 3 देश जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 देशों में रहने वाले वहां के अल्पसंख्यक लोग, और अल्पसंख्यक लोगों में कौन होंगे वहां पर, आपको याद होगा कि ये तीनों देश मुस्लिम बाहुल्य देश है, जहां अन्य कोई भी धार्मिक लोग या तो बहुत कम संख्या में हैं या तो है नहीं। तो फिर इन्हीं देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक जो भारत में किसी कारण से आए हुए हों, हालांकि कारण के रूप में क्या बताया जाता है, कारण के रूप में बताया जाता है कि इन देशों में ऐसे अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित होकर, वहां के बहुसंख्यक लोगों से प्रताड़ित होकर भागकर भारत में शरण लिए हों, सिर्फ उन्हीं के लिए यह CAA एक्ट लाया गया था। दोस्तों ऐसे लोग की चिन्हित की गई थी, धार्मिक रूप से इनकी पहचान की गई थी, और 6 धर्मों के लोगों को ही इस एक्ट के अंतर्गत लाने का काम किया गया है। वो धर्म कौन कौन से हैं मैं बता दूं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं और पारसी हैं। यह 6 धर्म के लोग जो इन 3 देशों में रहते थे, अगर वह बहुसंख्यकों से प्रताड़ित होकर भारत में शरण लिए हुए हों, तो ऐसे लोगों को कुछ नियमानुसार उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यही एक्ट CAA एक्ट है, जिसमें मुस्लिमों के लिए यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह एज ए मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हों, और इसलिए आए हों क्योंकि वह धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए हों और भारत नागरिकता मांगना चाहते हों, तो इस एक्ट के अंतर्गत उन्हें यह नागरिकता नहीं दी जाएगी। ध्यान रखेंगे 3 देश और 6 धार्मिक लोगों के लिए ही CAA एक्ट बनाया गया है। तो दोस्तों ये भी एक विवाद का विषय था, भारत में हर जगह आंदोलन और हर जगह हिंसा का रूप ले लिया था जब यह एक्ट लागू होने की बात हुई थी। हालांकि इस एक्ट के अंतर्गत पहचान की जा रही है, लेकिन इसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं आ सकी है। सरकार इसके अंतर्गत काम भी कर रही है। उन सभी लोगों को जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक होकर भारत में रहते हैं, उनकी पहचान करके भारत की नागरिकता देने का काम चल रहा है। दोस्तों अगर मैं बताऊं कि NPR यह अगला हमारा कड़ी है, और NPR नागरिकता के संबंध में एक और बदलाव है। इस बदलाव के अंतर्गत हम इसको क्या कहते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। दोस्तों इसको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसलिए बनाया गया है दोस्तों, ताकि भारत में कौन सा व्यक्ति स्थानीय रूप से कहां का निवासी है, इसके लिए एक पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करने की बात की गई है। उसको NPR का नाम दिया गया है। याद रखेंगे और ध्यान देंगे कि भारत में स्थानीय तौर पर मोहल्लों में, कस्बों में, शहरों में और राज्यों में कौन सा व्यक्ति कहां का निवासी है, इसके लिए कंप्लीटली एक रजिस्टर तैयार होगा। इस रजिस्टर का जो तैयारी की गई है उसका नाम दिया गया है NPR। तो ध्यान रखेंगे 2 चीजों को, एक तो इसके तहत भारत की नागरिकता की पहचान की गई है, और इसके तहत भारत के नागरिक की स्थानीयता की पहचान की जा रही है कि वह व्यक्ति कहां का रहने वाला है। और मैं बता दूं कि इसके लिए जो डेटाबेस तैयार किया जाएगा, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति की जो भारतीय नागरिक होंगे उनकी निवास की स्थानीयता जानने का काम किया जाएगा, जिससे उस व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार की हरकतों को तत्काल सरकार से लेकर प्रशासन तक पता लगा सके और व्यक्ति से लेकर नागरिक तक उसकी पहचान कर सके।
इसलिए भी जरूरी है कि हर व्यक्ति का निवास स्थान सरकार के पास डाटाबेस में शामिल हो। यह नागरिकता का एक ऐसा प्रारूप है जो जनसंख्या के अंतर्गत लाई गई है और जनसंख्या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के नाम से जानी जाती है। हालांकि इसको लाने का प्रावधान जो है 2004 में किया गया था दोस्तों। 2004 में होने के बावजूद भी यह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका था और इस पर कोई तेज गति से काम नहीं हो सका था, लेकिन अब इस पर सरकार एक मजबूती से काम करने के लिए तैयार है कि ये भी भारत की जनसंख्या को व्यवस्थित करने और भारत की जनसंख्या को एक्चुअल रूप में जानने का भी इससे हमको मौका मिल सकेगा, क्योंकि हमारे वहाँ कई व्यक्ति गांव और शहर दोनों से जुड़े होने के नाते जब नागरिकता को लेकर जनसंख्या की काउंटिंग होती है तब दोषपूर्वक स्थिति ये बनती है कि वही व्यक्ति गांव में भी अपना नाम जो है कि बता देता है और शहर में भी नाम नॉमिनेशन करा देता है, जिससे एक ही व्यक्ति की 2 बार काउंटिंग होने के नाते हमारे देश की जो जनसंख्या जो है कि जो काउंटिंग होती है उसमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को लागू करने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों आगामी दिनों में या तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, वो ऑप्शन बताए जा सकते हैं किस प्रस्ताव से संबंधित है या तो कोई प्रस्ताव किससे संबंधित है। 4 प्रकार के जो है कि ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा ऑप्शन किसी प्रस्ताव के लिए सही है। तो दोस्तों अगला वीडियो आपको जल्दी ही लाए जाएंगे। आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नागरिकता के संबंध में जितने भी हमारे सेक्शन हैं वो सभी के सभी समाप्त हो गए हैं। हम नागरिकता प्राप्त करने और नागरिकता खोने की भी विधियां बता चुके हैं। हमारा यह नागरिकता के नाम पर पार्ट 6 के नाम से आपको जा रहा है, यह नागरिकता का अंतिम सेक्शन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी अगला चैप्टर आपको स्टार्ट कर सकूँ। संविधान के समझ के अंतर्गत जो कड़ी चल रही है वो लगातार बनी रहेगी। आप हमारे वीडियो को देखेंगे, इससे प्री और मेंस या अन्य परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी होगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक काम जरूर करें कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जरूरत पड़ने पर किसी ऐसे मित्र को शेयर करें जो पढ़ाई के प्रति ज़्यादा एग्रेसिव हो, जो पढ़ाई के प्रति ज़्यादा वफादार हो, उसको भी लाभ हो सके। इसलिए आप इस काम को थोड़े से जरूर से करते रहें। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।